चलो आज हम लोग क्लास 11 अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर नंबर 8 जर्नल को रिवाइज करेंगे। मतलब एक तरह का वन शॉट रिवीजन है, जितना भी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है वो सबको हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक जो थ्योरी है वो भी एक बार देख लो। जर्नल क्या होता है? जर्नल इज अ बुक, मतलब प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, सबसे पहले ट्रांजेक्शन वहीं पर रिकॉर्ड होता है। जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर, दैट इज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज हमारे बिजनेस में जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाता है वैसे वैसे उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ये 1 मार्क्स के लिए याद रखना, जर्नलाइजिंग का डिफिनेशन पूछ सकता है। जो प्रोसेस है ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने का, उसी प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। मतलब प्रोसेस कहने का मतलब क्या, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है सबसे पहले हम लोग उसमें क्या देखते हैं कि कौन कौन से दो अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, फिर हम लोग रूल अप्लाई करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, फिर उसको हम लोग जर्नल के अंदर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो एंट्री जब हम लोग मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन को मतलब जब जर्नल के अंदर में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब एंट्री करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। एंड एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। अच्छा, जो भी ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होता है उसके लिए हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलो, जर्नल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग डेबिट और क्रेडिट का रूल को रिवाइज कर लेते हैं। देखो, रूल को रिवाइज करने से पहले एक बात जानो, दो अप्रोच है ना, एक मॉडर्न अप्रोच और एक ट्रेडिशनल अप्रोच। वैसे तो क्वेश्चन बनाते समय हम लोग को रूल भी याद करने का जरूरत नहीं होता, सब याद ही हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। देखो, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हम लोग अपने अकाउंट को 5 कैटेगरी में बांटते हैं: एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल। तो रूल क्या है? एसेट्स और एक्सपेंसेस का सेम रूल है, बिकॉज बिकॉज दोनों के लिए तो अपने को पेमेंट ही करना ना। एसेट खरीदोगे तो भी पेमेंट करेंगे, एक्सपेंस होगा तो भी पेमेंट करेंगे। एसेट और एक्सपेंस का सेम रूल है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट। इंक्रीज करने का मतलब कोई एसेट परचेज किए या कोई एक्सपेंसेस हुआ हमारे बिजनेस में तो वो डेबिट होगा। और अगर मान लीजिए वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कब करेगा? जैसे हमारा कोई एसेट है उसको हम लोग क्या कर दिए? सेल कर दिए। या हम लोग कोई एक्सपेंस किए थे, जैसे गुड्स परचेज किए थे, बाद में गुड्स को रिटर्न कर दिए, तो एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा, तब उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। और बाकी क्या क्या बच गया? लाइबिलिटी, कैपिटल। अच्छा, लाइबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी, क्योंकि कैपिटल तो इंटरनल लाइबिलिटी हो गया ना। लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इनकम, नॉर्मल लैंग्वेज में इनकम। रेवेन्यू मतलब इनकम, कैपिटल और लाइबिलिटी, इन तीनों के साथ अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग अकाउंट को 3 कैटेगरी में रखते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट मतलब जो एसेट्स आते हैं, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का तो जरूरत नहीं है, बिकॉज बस रिवीजन करवा रहे तो याद आ ही जा रहा होगा, ठीक है। चलो, ये हम लोग का जर्नल का फॉर्मेट है। जब भी एग्जाम में जर्नल एंट्री बनाओगे ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे: डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। बट ये तुमको भरना नहीं रहता है, बस सजावट के लिए बना देना। और एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसमें हम लोग एंट्री पास करते हैं और उसके एक नीचे नरेशन लिख देते हैं, ठीक है। चलो, प्रैक्टिस किया जाए। टोटल 45 जर्नल एंट्रीज है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा सारा इंपॉर्टेंट एंट्री कवर हो जाएगा। करो, स्टार्ट करो। फॉर्मेट का जरूरत नहीं है, वो तो तुम लोग को पता ही है, बस एंट्री लिखते चलो। पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। राम स्टार्टेड और कमेंस बिजनेस विथ कैश रुपीज 3 लाख। या इसी क्वेश्चन को और भी कैसे पूछ सकते हैं? राम इंट्रोड्यूस एडिशनल और फ्रेश कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख। या राम सोल्ड हिज पर्सनल कार ऑफ रुपीज 3 लाख एंड इन्वेस्टेड द मनी इन द बिजनेस। या राम सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 3 लाख इन कैश एंड पेड द मनी इन टू बिजनेस। ये चारों ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है? हम लोग बिजनेस में क्या लगा रहे हैं? पैसा लगा रहे हैं, मतलब कैपिटल लगा रहे हैं। तो जब भी बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं तो दो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है। एक तो बिजनेस में कैश आया, कैश इंक्रीज कर गया, तो कैश का रूल, कैश एसेट है। या रियल अकाउंट, डेबिट वाट कम्स इन, तो कैश को डेबिट करेंगे। अच्छा, और ये पैसा कहां से आया? ये बिजनेस में ऑनर से, तो ऑनर का क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल को भी क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बिजनेस में सिंपल कैपिटल लगाने का एंट्री क्या था? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लिखते चलो। और ये एंट्री तो सबको याद होगा, बिकॉज सबसे पहले यही सीखे थे हम लोग। बिजनेस में कैश लगाने का एंट्री मतलब कैपिटल लगाने का एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना हो गया? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 3 लाख, ठीक है। नरेशन हम इग्नोर कर रहे हैं, वो तुम लोग लिख सकते हो। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस। सेकंड, अब इसका उल्टा ड्राइंग्स आएगा।
राम विड्रू कैश ऑफ ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज, या और कैसे पूछ सकता है, राम परचेज मोबाइल फॉर पर्सनल यूज कॉस्टिंग ₹10,000, मोबाइल फोन खरीदा पर्सनल यूज के लिए, या पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹10,000, या पेड इनकम टैक्स। अब सुनो एग्जाम में ये दोनों इंपॉर्टेंट आता है। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप का हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं ना क्लास 11 में, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस होता है और जो ऑनर, तो उसको अलग नहीं माना जाता है, लीगली अलग नहीं माना जाता है। भले हम लोग अकाउंटिंग सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, लीगली वो अलग नहीं होता है। इसलिए जो इनकम टैक्स पे होता है ना, वो ऑनर का ही पर्सनल माना जाता है, ठीक है, या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो ऑनर का लिया जाता है। तो ये दोनों भी क्या माना जाएगा, ड्रॉइंग्स माना जाएगा। तो याद रखना, तुमसे ये दोनों कम पूछेगा, ये ज्यादा पूछता है, इनकम टैक्स या तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये दोनों भी क्या है, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स का एंट्री बोलो, ड्रॉइंग्स करने से क्या कम होगा, कैपिटल, हाँ एक तो कैश भी जाएगा, और ड्रॉइंग्स करने से ऑनर का कैपिटल क्या होगा, कम होगा। अब देखो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते और घटता है तो डेबिट, लेकिन यहां पर कैपिटल अकाउंट की जगह एक नया अकाउंट यूज करेंगे, ड्रॉइंग्स। अल्टीमेटली कम तो वो कैपिटल को ही करेगा, बट रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, हाँ इतना पैसा बिजनेस से विड्रॉ किए, हम लोग यूज क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स। तो लिखो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स, और ये सब कोशिश करो ये सारा एंट्री तुमको एकदम याद हो मुंह पर, है ना। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस से कैश गया, कितना ड्रॉइंग्स किए थे, 10,000। तो ये एंट्री एकदम दो एंट्री रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल में लगाने का एंट्री, कैपिटल लगाने का एंट्री कैश टू कैपिटल, ड्रॉइंग्स करने का एंट्री ड्रॉइंग्स टू कैश। बढ़ आगे। अच्छा याद है, अब तुम लोग पूरा अकाउंट्स पढ़ चुके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते थे तो वहां पर ड्रॉइंग्स को किस में से माइनस कर देते थे, कैपिटल से माइनस कर ही देते थे। क्वेश्चन 3, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश को बैंक में जमा किए तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश बैलेंस घट गया। अब देखो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों ही हमारा एसेट है, तो एक एसेट बढ़ रहा है एक एसेट घट रहा है। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो बैंक बैलेंस बढ़ा तो डेबिट कर दो, कैश बैलेंस घटा तो क्रेडिट कर दो। तो एंट्री बना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना जमा किए बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000। अच्छा याद है जब कैश बुक बनाते हैं तो ये जो जर्नल एंट्री मतलब एंट्री आता है, ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाता है, इसका डबल पोस्टिंग होता है, एक बार बैंक में और एक बार कैश में। क्वेश्चन 5 है 4, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसका उल्टा। अब कैश को निकाल लिए बैंक से। अच्छा यहाँ पर ऑफिस यूज या पर्सनल यूज कुछ नहीं लिखा तो ऑफिस यूज मानेंगे। तो बताओ हमारे बिजनेस में कैश बढ़ गया वापस से और बैंक बैलेंस घट गया, तो कैश बढ़ गया एसेट डेबिट करेंगे और बैंक बैलेंस को क्रेडिट। तो एंट्री बना कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, उल्टा हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना है, 6,000, ठीक है। साथ साथ रिवाइज करते चलो, जो एंट्री लिखते चलो। कैपिटल लगाने का एंट्री कैश टू कैपिटल, ड्राइंग्स का एंट्री ड्राइंग्स टू कैश, बैंक में पैसा जमा किए बैंक टू कैश, बैंक से पैसा निकाल लिए कैश टू बैंक, और ये दोनों कॉन्ट्रा एंट्री होता है। क्वेश्चन 5, गुड्स खरीदे कितने का, 10,000 का। अब सुनो, जब भी हम लोग गुड्स खरीद रहे बिजनेस के लिए, गुड्स को हम लोग एसेट की तरह ट्रीट नहीं करते, एक्सपेंस मानते हैं। गुड्स जो भी खरीदते हैं बिजनेस में बेचने के लिए उसको एक्सपेंस मानते हैं। तो यहाँ पर एक नया अकाउंट बनेगा परचेज अकाउंट, गुड्स खरीद रहे हैं ना, तो परचेज अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, खर्चा मान करके। और गुड्स खरीदे हैं तो क्या जाएगा, बिजनेस से कैश जाएगा। अच्छा इस ट्रांजेक्शन में मेंशन नहीं हुआ है कि ट्रांजेक्शन कैश में है कि क्रेडिट में, तो एक बार रूल याद करो। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन में कैश या क्रेडिट नहीं पता चलता है, मतलब कोई गुड्स खरीद रहे चाहे बेच रहे, या एसेट खरीद रहे चाहे बेच रहे, और ये मेंशन नहीं है कि वो ट्रांजेक्शन कैश में है या क्रेडिट में, तब हम लोग क्या चेक करते हैं, पार्टी का नाम है कि नहीं। यहाँ पर किससे खरीदे, क्या नाम दिया हुआ है, पार्टी का नहीं, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। और अगर पार्टी का नाम होता तब क्या मानते, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर गुड्स खरीदे, पार्टी का नाम है नहीं और कुछ भी मेंशन नहीं है, तो कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो गुड्स आया परचेज अकाउंट, कैश गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और कैश तो हमारा रियल अकाउंट है, जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स खरीदे कितने का, 10,000 का, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो स्टार्टिंग में जब सिखाया जाता है ना, तब हमको ज़्यादा रूल ऐसे बोलना पड़ता है कि परचेज अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है या। अब तुमको एक्चुअली पता है वो नहीं याद करके तुम ये बोलते हो कैश का रूल क्या है, कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। क्योंकि अब वो रूल लगाना तुम छोड़ दियो, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस हो चुका है, तो तुमको कैसे याद हो चुका है, कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट।
ठीक है। और कोई भी खर्चा है तो वो डेबिट होगा, जैसे गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, अगर रेंट होता तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाता, सैलरी है तो सैलरी डेबिट हो जाता, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, ये पेमेंट अगर बैंक से हो रहा होता तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता। क्वेश्चन 6, गुड्स खरीदे किससे? अब सुनो, यहां पर कैश या क्रेडिट मेंशन नहीं है, लेकिन इस बार किसका नाम दिया हुआ है, तो ये ट्रांजेक्शन को हम लोग क्रेडिट मानेंगे, ठीक है। तो गुड्स खरीद रहे तो सबसे पहले परचेज अकाउंट को डेबिट करो, खर्चा तो हो ही गया, परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहां पर बताओ तो क्या लिखेंगे? सोहन। सोहन हमारा क्रेडिटर बन गया, लाइबिलिटी, या ऐसे कहो पर्सनल अकाउंट का रूल, सोहन इज द गिवर ऑफ द गुड्स, ठीक है, टू सोहन। तो सोहन हमारा बिजनेस का क्रेडिटर बन गया, एक लाइबिलिटी इंक्रीज कर गया। सोहन से कितने का गुड्स कर दे? 10,000 का। परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, यानी परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होता है। आगे देख लो कि पेमेंट किए है या उधार में खरीदे। अच्छा, अगर उधार में खरीदे और पार्टी का नाम नहीं है तो वहां पर फिर हम लोग क्रेडिटर वर्ड यूज करते हैं, है ना। क्वेश्चन 7, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000, यानी ये दोनों का मिक्सचर है, कुछ कैश में खरीदे और कुछ क्रेडिट में खरीदे, तो दोनों मिलाकर के हो गया 10 + 2 12,000 का परचेज अकाउंट डेबिट करो, परचेज अकाउंट डेबिट 12,000 से। अब इसमें से जितना कैश गया वो कैश का आउटफ्लो दिखा दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 10,000, और जो क्रेडिट में खरीदे तो उसमें क्रेडिटर बना दो सोहन को, टू सोहन अकाउंट, ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन गया फ्यूचर के लिए 2,000। तो कॉम्बिनेशन हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू सोहन। तो फिलहाल इस पर फोकस करो, परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल लग रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश जा रहा है रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये सोहन मेरा पर्सनल अकाउंट कहो तो क्रेडिट द गिवर मान लो, या अगर लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करो तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। चलो, परचेज के बाद सेल आएगा। गुड्स बेचे किसको? सोल्ड गुड्स टू रोहन फॉर ₹4,000। अब सुनो, यहाँ पर कैश या क्रेडिट तो नहीं बताया, लेकिन पार्टी का नाम मेंशन है, तो ये ट्रांजेक्शन कैश में नहीं मानोगे, किस में मानोगे? क्रेडिट में। तो रोहन को गुड्स बेचे हैं हम लोग। अच्छा, गुड्स बेचना एक तरह से हमारे लिए इनकम है, इनकम का काम करेगा। इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो सेल्स हमारे लिए इनकम हो गया, क्रेडिट। अच्छा, और ये कैश तो आया नहीं, कैश तो आया नहीं इस ट्रांजेक्शन में, तो रोहन को पकड़ेंगे, रोहन से फ्यूचर में हमको पैसा लेना है। रोहन हमारे बिजनेस का क्या बन जाएगा? डेटर, मतलब एसेट बन जाएगा। तो रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्वेश्चन 8, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और वैसे भी देख सकते हो रोहन एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। हम लोग माल बेच रहे तो माल रिसीव कौन किया? रोहन। रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना का गुड्स बेचे? 4,000। रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। परचेज का तो जगह फिक्स है, डेबिट में रहता है, और सेल का जगह फिक्स है अपना क्रेडिट में रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिर्फ लिखा हुआ है गुड्स बेचे, कैश क्रेडिट भी नहीं बताया और पार्टी का भी नाम नहीं बताया, तो कैश जूम करोगे, कैश में भी क्या होगा? कैश ट्रांजेक्शन। तो गुड्स बेचेंगे तो कैश आएगा इस बार, कैश अकाउंट डेबिट, और गुड्स बेचना हमारे लिए क्या है? इनकम। तो सेल को क्या करेंगे? क्रेडिट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्वेश्चन 9, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट पेज में आ जाता है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000। कैश आया, डेबिट वाट कम्स इन का रूल लग गया, और सेल्स तो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इनकम हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 9 था कि 8 था? कितना था? अच्छा 8 था। अच्छा, अमाउंट तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, 8,000। क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। अब इन दोनों का मिक्सचर, सोल्ड गुड्स टू रोहन फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 2। तो दोनों मिलाकर के सेल्स कितने का हुआ? 12,000 का। तो सेल तो क्रेडिट में आएगा। अब उसमें से कैश कितना मिला? 10,000, कैश डेबिट हो जाएगा। बाकी तो उधार में बेचे, तो रोहन को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो कॉम्बिनेशन क्या बना? कैश अकाउंट डेबिट, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लिखो, कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, रोहन हमारा डेटर बन गया, या पर्सनल अकाउंट का भी रूल लगा सकते हो, डेबिट द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट। कैश कितना आया? 10,000। रोहन को पकड़े, रोहन हमारा डेटर हो गया,
और हमारा इनकम सेल कितना हो गया 12,000। ठीक है, अभी तक ये 10 क्वेश्चन किए, 10 एकदम बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चन क्या, बिजनेस में कैपिटल लगाने का एंट्री बोलो, कैश टू कैपिटल, निकालने का एंट्री ड्राइंग्स करने का, ड्राइंग्स टू कैश, बैंक में पैसा जमा करने का, बैंक टू कैश, बैंक से पैसा विड्रॉ करने का, कैश टू बैंक, गुड्स खरीदने का या तो परचेज टू कैश या परचेज टू पार्टी का नाम, गुड्स बेचने का या तो कैश टू सेल्स या पार्टी टू सेल्स। ठीक है, चलो अब हल्का लेवल बढ़ेगा। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वेयर सोल्ड फॉर 5,000 का गुड्स कितने में बेचे 6,000। अब देखो यहाँ पर ना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट का बात मत करना। कुछ याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन में? प्रॉफिट और लॉस हम लोग बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना करके वो निकालते हैं। तो यहाँ पर वो गुड्स 5 का था, उससे मतलब नहीं है। जब हम लोग गुड्स बेचते हैं तो सेल प्राइस पर एंट्री पास करते हैं। तो गुड्स बिका कितने में 6,000 में, तो सेल का एंट्री किस पर पास होगा 6,000 पर। अच्छा ये ट्रांजेक्शन में कैश और क्रेडिट तो बताया नहीं और पार्टी का भी नाम नहीं है, तो क्या मानोगे कैश ट्रांजेक्शन। तो बताओ 6,000 में माल बेचे तो कैश कितना आया 6,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना होगा 6,000। क्वेश्चन 11, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 6। इस क्वेश्चन में स्टार मार्क कर लो सर, क्योंकि भूलोगे तो यही पूछोगे, मतलब यही भूलोगे। 5,000 का गुड्स कितने में बेचे 6। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का बात मत करना, क्योंकि गुड्स से जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसके लिए अलग से क्या बनता है ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो जितने का गुड्स हम लोग खरीद रहे वो परचेज अकाउंट में अलग लिखा रहा है, और जितने का गुड्स बेच रहे वो सेल अकाउंट में अलग रिकॉर्ड हो रहा है, और लास्ट में परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और वहां पर हमारा क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। तो यहाँ पर इंडिविजुअली अलग अलग प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालेंगे, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला कि गुड्स का कॉस्ट प्राइस कितना था 5। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 सुनो। 12 13 को स्किप करते, तुमको जगह छोड़ना है तो छोड़ दो, लास्ट में लिख लेना 12 और 13 के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करवाना पड़ेगा, पहले सिंपल सिंपल करके खत्म करते हैं। 12 और 13 के लिए स्पेस छोड़ दो, 4-4 लाइन स्पेस छोड़ दो, मतलब 5-5 लाइन छोड़ दो ना, 4 5-5 लाइन। ठीक है, चलो, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट को आराम से समझेंगे लास्ट में। आगे बढ़ो। गुड्स रिटर्न बाई श्याम, हम लोग को गुड्स रिटर्न किया। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग श्याम को गुड्स बेचे होंगे तो एंट्री क्या बना होगा श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। अब जब गुड्स रिटर्न होता तो वो एंट्री को कैंसिल किया जाता है, एंट्री बना था श्याम टू सेल, कैंसिल होगा तो सेल टू श्याम। लेकिन हम लोग सेल को कैंसिल करते समय सेल को डेबिट नहीं करके उसमें एक वर्ड ऐड कर देते सेल्स रिटर्न। अल्टीमेटली कम तो सेल ही होगा, लेकिन हम लोग वहां पर सेल को डेबिट डायरेक्टली नहीं करके क्या यूज करते सेल्स रिटर्न। तो लिखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम। हम भी यहाँ पर स्पेस छोड़ देते, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितने का गुड्स रिटर्न हो रहा है 10,000। गुड्स कॉस्टिंग 9,000 रिटर्न टू कपिल, हम लोग कपिल को रिटर्न किए, इसका मतलब कपिल से खरीदे थे। तो जब खरीदे होंगे तो एंट्री बना होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कपिल, तो रिटर्न में एंट्री कैंसिल होगा कपिल टू परचेज रिटर्न, कपिल टू परचेज, लेकिन परचेज के साथ हम लोग क्या लिखते हैं परचेज रिटर्न, तो कपिल टू परचेज रिटर्न, कपिल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितना 9,000। देखो अगर जिसका जर्नल एंट्री पूरा ही उड़ा हुआ है वो मेरा रेगुलर वीडियो से रिवाइज करना, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं को काम आएगा जिनका पढ़ा हुआ है और जिनको शॉर्ट में रिवीजन करना है फटाफट से। ठीक है, अगर तुम्हारा पूरा ही जर्नल एंट्री उड़ा हुआ है तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम पूरा हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे फिलहाल तो। ठीक है, सेल रिटर्न का एंट्री सेल रिटर्न टू श्याम और परचेज रिटर्न का कपिल टू परचेज रिटर्न। 16। अब आता है एसेट का बारी। गुड्स के अलावा जो भी चीज़ खरीद रहे वो सब क्या होगा एसेट। जैसे फर्नीचर परचेज किए मोहन से कितने का 60,000 का। सुनो फर्नीचर खरीदे, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है कि क्रेडिट में, और पार्टी का नाम अच्छा ऊपर वाला छूट गया 16। फर्नीचर परचेज किए 12,000 का और ये कैश और क्रेडिट तो बताया नहीं और पार्टी का नाम भी नहीं है, तो क्या मानोगे कैश ट्रांजेक्शन। हाँ, तो फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर आया कैश गया, दोनों तो हमारा रियल अकाउंट है मतलब एसेट है। डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट वाट गोज आउट। फर्नीचर आया कैश गया, आधा जर्नल एंट्री तो इसी पर बन जाता है क्या आया और क्या गया। लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश।
अच्छा, फर्नीचर के अलावा और कौन कौन सा एसेट हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है। फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, कंप्यूटर है, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, ये पेमेंट अगर चेक से कर रहे होते तो बस बैंक हो जाता। कितने का? 12,000 का। 17 नंबर, फर्नीचर परचेज फ्रॉम मोहन, कितने का? 60,000 का। कैश क्रेडिट तो बताया नहीं, लेकिन पार्टी का नाम है, तो ये हिंट दे रहा है कि ट्रांजेक्शन किस में हुआ होगा? क्रेडिट में। तो फर्नीचर खरीदे हैं मोहन से, तो फर्नीचर तो आया बट गया तो कुछ नहीं। मतलब हम लोग एक प्रॉमिस कर दिया ना, मोहन को पेमेंट करेंगे। मोहन हमारे लिए लाइबिलिटी बन गया, तो क्या करोगे? फर्नीचर टू मोहन। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन, 60,000। मोहन में कौन सा रूल लगा? अगर लाइबिलिटी के सेंस में देखें तो लाइबिलिटी बढ़ गया, और अगर इसको पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी के हिसाब से सोचे तो मोहन इज द गिवर। मोहन से हम लोग फर्नीचर खरीदे, मोहन इज द गिवर। 18, फर्नीचर कॉस्टिंग ₹4,000 वेयर सोल्ड फॉर 5। अब सुनो, 18 को इसके साथ कंफ्यूज मत करना, इसके साथ 11 नंबर के साथ। यहाँ पर क्या बिक रहा था? गुड्स। यहाँ पर गुड्स नहीं बिक रहा है, एसेट बिक रहा है, एसेट बिक रहा है, फर्नीचर बिक रहा है। 4,000 का था, कितने में बेचे? 5। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का हिसाब होगा, क्योंकि इसके लिए अलग से ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, तो यहीं पर इसका रिकॉर्ड कर लेंगे। सुनो, 4,000 का फर्नीचर है, बेचे कितने में? 5। तो कैश कितना आया? 5। फर्नीचर कितने का गया? 4। कैश आया 5, फर्नीचर कितने का गया? 4। तो 1,000 का डिफरेंस बचेगा क्रेडिट में, वो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो लिखो, कैश आया 5,000, टू फर्नीचर गया जिसका कॉस्ट है 4,000। तो यहीं पर दिखा दो बैलेंसिंग फिगर, टू गेन ऑन सेल ऑफ, ब्रैकेट में लिख दो P&L। डायरेक्टली इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये दोनों कैश अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट जो है, पता है कौन सा अकाउंट है? इसमें से कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है। तो जब तुम इस जर्नल एंट्री में अगर डायरेक्टली P&L अकाउंट लिखते हो, तो इसका मतलब वो एंट्री का अगर तुम लेजर पोस्टिंग करोगे तो P&L अकाउंट में जा रहा है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट जाता है, पर्सनल और रियल अकाउंट नहीं जाता है। तो वो टेक्निकली गलत होता है, मतलब डायरेक्टली P&L नहीं लिखा जाता है। समझ में आया? अगर कोई लिख दे रहा है लेकिन वो टेक्निकली गलत है, क्योंकि तुम जब यहाँ पर एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू P&L लिखा, इसका मतलब P&L के क्रेडिट साइड में तो बाई कैश चल जाएगा, और प्रॉफिट लॉस में कैश अकाउंट जाता नहीं है। कैश कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। तो इसलिए हम लोग पहले एंट्री अलग से दिखा देते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल, और बाद में ये प्रॉफिट ऑन सेल चल जाता है कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, 1,000। तो तुमको P&L लिखना होगा तो ब्रैकेट में लिख देना, डायरेक्टली मत लिखना। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू गेन ऑन सेल, साइलेंट करो। ठीक है, 18 के बाद 19, फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000 वेयर सोल्ड फॉर 4,000। 5,000 का फर्नीचर कितने में बेचे? 4,000 रुपए में। तो 5,000 का फर्नीचर 4 में बेचे, तो कैश कितना आया? 4। फर्नीचर कितने का गया? 5। 1,000 का लॉस है, लॉस कहां पर आएगा? डेबिट में। कैश अकाउंट डेबिट, इस बार 4,000 आया, टू फर्नीचर। फर्नीचर गया कितने का? 5,000 का। तो यहां पर डेबिट में दिखा दो, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना? 1,000। ठीक है, तो एसेट के साथ तो ये काम करेंगे, लेकिन अगर गुड्स रहा तो ये काम नहीं करेंगे। गुड्स में डायरेक्टली सेलिंग प्राइस पर एंट्री पास होगा। ठीक है, अच्छा ये सारा क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, रेगुलर क्लास का ही क्वेश्चन है, बस सारा छाट करके अलग कर दिया हम। ठीक है, क्वेश्चन 20, कैश ऑफ ₹2,000 रिसीव फ्रॉम हरी, जो हमारा क्या है? डेटर। सुनो ना, कैश का तो सिंपल रूल है, कैश आया ना, कैश आया तो क्या करेंगे? डेबिट। किससे आया? हरी इज द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, 2,000 रुपया मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी 2,000। अच्छा नाम पता है तो नाम ही लिखेंगे ना, डेटर का जरूरत नहीं है। वो तो तुमको बता रहा है कि हरी से पैसा क्यों मिला, बिकॉज हरी हमारा डेटर था। कैश अकाउंट डेबिट टू हरी,
इसके बाद पेड ₹6,000 टू श्याम, जो हमारा क्या है क्रेडिटर, श्याम को पेमेंट कर रहे हो तो बोलो कैश जा रहा है, किसके पास जा रहा है, श्याम इज द रिसीवर, तो श्याम को तो पकड़ो डेबिट करो, और कैश जा रहा तो क्रेडिट करो, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश कितना है 6,000। ये सब तो टफ नहीं ना, ये सारा एंट्री सिंपल है, ठीक है। डेटर से पैसा मिला, क्रेडिटर को पेमेंट किया। 22 नंबर, रिसीव्ड ₹1250 फ्रॉम रमन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, कितना 1300। फुल सेटलमेंट में कितना मिला है 1250, और वैसे मिलना कितना चाहिए था अकाउंट 1300 रुपया, 1300 की जगह 1250 मिला, तो बाकी 50 रुपया हम उसको छोड़ दिए, मतलब क्या दिए, कैश डिस्काउंट। बैड डेप्ट नहीं हो रहा है, सेटलमेंट में क्या होता है डिस्काउंट दिए ना, हाँ, तो कैश कितना आया 1250 लिखो। क्वेश्चन नंबर 22, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 1250। अच्छा, कैश डिस्काउंट जो हम लोग दे रहे हैं, तो डिस्काउंट देना हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 रुपीज टू, किससे कैश मिला था, रमन से, रमन इज द गिवर, टू रमन अकाउंट 1300, ठीक है। इस एंट्री को इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो, मतलब ये से भी है जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ना, एकदम बेसिक थोड़े पूछेगा, सेटलमेंट वाला पूछ सकता है 22 नंबर एंट्री को, ठीक है। 1300 की जगह कितना मिला 1250, 50 रुपए का कैश डिस्काउंट दिए। इसका उल्टा रिवर्स 23 नंबर, हम लोग पे किए कितना 370 टू राहुल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, कितना 400, यानी 400 के बदले दिए कितना 370। तो लिखो क्वेश्चन 23, हम लोग अगर राहुल को पेमेंट करेंगे तो राहुल इज द रिसीवर, राहुल को डेबिट करो, राहुल अकाउंट डेबिट, राहुल का अकाउंट 400 से क्लोज होगा, बट हम उसको पेमेंट किए है टू कैश अकाउंट ओनली 370, तो हम लोग को 30 रुपए का फायदा हुआ, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हम लोग को डिस्काउंट मिला कितना 30। डिस्काउंट वर्ड जो है ना वो किसके साइड में रहता है, कैश के साथ ही रहेगा ना, जिधर जाएगा कैश उधर रहेगा डिस्काउंट। बढ़िया गए। ट्वेंटी 24, रेंट पे किए 3,000 रुपया, किसको, अमर को। अब सुनो, यहाँ पर नाम बताया, लेकिन हमको नाम का चिंता नहीं करना, जब किसी खर्चे का पेमेंट करते हैं तो पार्टी का नाम से मतलब नहीं होता है, हम तो रेंट का एंट्री रिकॉर्ड करेंगे ना, तो रेंट हमारे लिए बिजनेस के लिए खर्चा है, तो क्या एंट्री होगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रेंट को डेबिट करो, और कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, ना कि अमर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट होगा। 24, रेंट हमारे लिए बिजनेस का एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और पेमेंट चेक से करते तो टू बैंक हो जाता, 3,000 रुपया। तो अमर का नाम मत लिखना कहीं पर भी, ठीक है, खर्चे का पेमेंट में या इनकम रिसीव करते तो पार्टी का नाम नहीं आता है। 25, कमीशन मिला 10,000 किससे, श्याम, पार्टी का नाम नहीं आएगा, बस कमीशन का एंट्री बोलो, कमीशन मिला, तो कमीशन हमारे बिजनेस के लिए इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मिला तो कैश के ही फॉर्म में होगा, तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। अच्छा, कमीशन रिसीव्ड के अलावा और भी कोई इनकम हो सकता था, जैसे इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, रेंट भी रिसीव कर सकते हैं, कोई भी इनकम हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर खर्चा में भी कोई हो सकता है, रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो सकता है, खर्चा बहुत सारा हो सकता है। 26, गुड्स ऑफ ₹1,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सैंपल में गुड्स बांटे। अब देखो, गुड्स को सैंपल में बांट रहे हो तो हमारा खर्चा हो रहा है। देखो, जब हम लोग गुड्स खरीद करके लाए थे उसको परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिए थे, बट आज वो गुड्स को बेच नहीं रहे, एज अ सैंपल में बांट रहे, तो हम लोग अपने परचेज अकाउंट से उसको हटा करके सैंपल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगा, सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, सैंपल अकाउंट, या इसके जगह और क्या यूज कर सकते हैं,
सेल्स प्रमोशन, यहाँ एडवर्टीजमेंट भी यूज कर सकते हैं। सैंपल में बांटना एक तरह का सेल्स प्रमोशन टेक्निक है, सैंपल या सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ पर जो गुड्स बांट रहे सैंपल में, उससे हम लोग का गुड्स बिजनेस से कम हो रहा है, तो जो गुड्स खरीदे थे उसको किस बॉक्स में रिकॉर्ड किए थे? परचेज में, उससे हटा दो टू परचेज अकाउंट। कितने का गुड्स बांटे हैं सैंपल में? 1000 रुपए का। अच्छा, एंट्री कॉस्ट प्राइस पर होगा, यहाँ पर ये कॉस्ट ही प्राइस है, अगर अगर भाई सेलिंग प्राइस बताता तो हम लोग एंट्री कॉस्ट प्राइस पर ही करते। 1000 का गुड्स बांटे सैंपल में, सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। ऐसा ही मिलता जुलता और भी एंट्री है। 27 नंबर, गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी, उसका सेल प्राइस कितना था? 600। जब तुम चैरिटी में गुड्स बांट रहे हो तो कोई प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़े काम कर रहे हो, तो सेलिंग प्राइस से मतलब नहीं है। गुड्स जो बांटे उसका कॉस्ट कितना था? 500। चैरिटी में देना, चैरिटी भी हमारे बिजनेस के एक तरह से एक्सपेंस हो गया। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, कैश तो नहीं दे रहे, गुड्स दे रहे ना, चैरिटी टू परचेज। चैरिटी वर्ड की जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हो, चैरिटी या डोनेशन। चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। गुड्स कितने का है? 500। ब्रैकेट में लिख लो, कॉस्ट प्राइस पर एंट्री होगा ये सारा एंट्री, ठीक है। ये वाला भी एंट्री किस पर है? कॉस्ट प्राइस पर। 28, गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, जिसका कॉस्ट कितना है? 700 रुपया। और सेलिंग प्राइस से मतलब तो हम लोगों को नहीं है, बिकॉज पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हैं ना। तो बता, पर्सनल यूज के लिए करेंगे मतलब ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स टू परचेज। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज कितना है? पर्सनल यूज के लिए कितना? 700, ठीक है। ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। अब देखो, हम लोग इतना इतना टफ चीज पढ़ लेते हैं, जब कॉमर्स के बच्चे को जनरल एंट्री का बात आता है उसी को वो लोग इग्नोर करता है। जब तक तुम जनरल एंट्री नहीं सीखोगे, अकाउंट्स का हर चैप्टर वीक रह जाएगा। और जनरल एंट्री अगर नहीं भी समझ में आता तो तुमको याद भी करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तुम एक दो एंट्री को 2 बार लिख लोगे तो भी याद हो जाएगा। लिख है ही क्या? सैंपल टू परचेज, चैरिटी टू परचेज, डोनेशन, ड्राइंग टू परचेज, तो याद ही हो जाएगा अगर तुमको। क्वेश्चन 29, बोलो, गुड्स को यूज कर ली क्या बनाने में? फर्नीचर। अब सुनो, गुड्स, मेरे बिजनेस में जो गुड्स है, जैसे मान लीजिए मेरा टिम्बर का काम है, मतलब वो लकड़ी का, समझ रहे, प्लाईबोर्ड वगैरह आता है, तो उसी से अपनी दुकान में कोई फर्नीचर बना लिए, तो वो टिम्बर जो हम बेचते हैं वो तो गुड्स है, लेकिन उसको यूज करके अपना ऑफिस में फर्नीचर बनवा लिए, तो फर्नीचर हमारा एसेट बन गया और वो गुड्स हमारे बिजनेस से चला गया। तो गुड्स किस अकाउंट में रिकॉर्ड किए थे? परचेज अकाउंट में। परचेज का बैलेंस कम होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? फर्नीचर में। मतलब गुड्स को फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिए, तो परचेज अकाउंट कन्वर्ट हो गया फर्नीचर में। एंट्री बना फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज 2000। ठीक है। अच्छा, ये चारों जर्नल एंट्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है, मतलब कोई भी, जैसे चैरिटी वाला कभी पूछ लेता है, चाहे कभी सैंपल वाला पूछ लेता है, चाहे ड्राइंग्स वाला, मतलब ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़े आगे, 29 तक तो हो गया। क्वेश्चन 30, प्रोवाइड 10%, उठो, प्रोवाइड 10% डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, जिसका कॉस्ट कितना है? 1 लाख। डेप्रीशिएशन हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है, और डेप्रीशिएशन से हमारे एसेट का वैल्यू घटेगा, तो डेप्रीशिएशन को एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो डेप्रीशिएशन तो डेबिट होगा, बट किसका वैल्यू कम हो जाएगा? फर्नीचर एसेट कम होगा, तो एंट्री बनेगा डेप्रीशिएशन टू फर्नीचर। 1 लाख का 10% 10,000 डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन तो पूरा चैप्टर भी अलग से अकाउंट्स में। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू कम होगा, 10,000 का डेप्रीशिएशन। एट % का इंटरेस्ट देना है किसके ऊपर? कैपिटल के ऊपर। देखो, ऑनर बिजनेस में जो कैपिटल लगाया, चाहे तो वो बिजनेस से इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। तो देखो, इंटरेस्ट जो कैपिटल के ऊपर देना है वो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है ना, क्योंकि बिजनेस को तो देना पड़ेगा, बट ये देना तो ऑनर को ही है, तो ऑनर के ही कैपिटल में जोड़ देंगे, ऑनर का इनकम बन जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है तो डेबिट कर दो, और ऑनर के कैपिटल में प्लस करना है तो कैपिटल को
क्रेडिट कर दो, तो एंट्री बन गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। आईओसी लिख दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है? 8%। और अमाउंट कितना है कैपिटल का? 1 लाख। 1 लाख का 8% कितना? 8,000 के 800? 8,000। 8% ना? हाँ ठीक है, 8,000। कितना लिख दिया हम? 32। इसका उल्टा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, कितना? 7,000। अब देखो, ऑनर अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा होगा बिजनेस से, तो इस बार बिजनेस बोलता है कि हम भी चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, तो बिजनेस के लिए इनकम बनेगा। और ये पैसा एक्चुअली में ऑनर से लेना है, तो ऑनर कोई कैश ला के तो देगा नहीं, ऑनर के कैपिटल से काट लेंगे, तो कैपिटल कम होगा। और ये बिजनेस के लिए क्या बनेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम। तो एंट्री करो, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल से कटेगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बिजनेस के लिए इनकम है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना अमाउंट है? 7,000। अब सुनो, और करके लिखो। देखो अलग अलग बुक में ना अलग अलग फॉलो करता है, फर्क उससे कोई खास नहीं पड़ने वाला है। किसी बुक में एंट्री करेगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और किसी बुक में इसको ड्राइंग्स बोल करके एंट्री करता है। लिख लो, ये भी लिख लो, दोनों ही सही है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 7,000। ठीक है, बट हम जो पहले लिखे उसी को फॉलो करना। इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, इसको एक तरह से ड्राइंग्स मान लिए, तो ड्राइंग से भी तो क्या कम होगा? कैपिटल ही कम होगा। तो किसी बुक में ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है, किसी में कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है। तुम ये फॉलो कर लेना, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 33, लोन लिए बैंक से, कितना? 50,000। लोन लेना हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ेगा। अच्छा, बैंक वाला लोन कभी कैश में नहीं देता है, तुम्हारा अकाउंट खोल करके तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करता है, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा और साथ में एक लायबिलिटी बढ़ेगा लोन का। तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन ये तो लोन है ना, तो लोन हमारा लायबिलिटी को बढ़ाएगा, टू लोन फ्रॉम बैंक, या बैंक लोन वर्ड भी लिख सकते हो। कितना लिए लोन? 50,000। अगर यही लोन हम अपने दोस्त से लिए होते तो हम कैश वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम फ्रेंड। लेकिन ये लोन कहां से लिए? बैंक, तो बैंक कभी कैश नहीं देता, बैंक मेरे अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन 34, गुड्स अनइंश्योर्ड ऑफ ₹3,000 वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये तो लॉस हो रहा है, लॉस बाय फायर, और लॉस तो डेबिट करते हैं, और गुड्स जल रहा है ना, तो गुड्स का बैलेंस किस अकाउंट से कम होगा? परचेज अकाउंट से कम होगा। तो एंट्री बनेगा लॉस बाय, बोलो, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेज, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज के बैलेंस को कम करेगा। देखो, जब भी हमारे गुड्स से बिजनेस से गुड्स जा रहा है लेकिन हम उसको बेच नहीं रहे, तो हम लोग अपने परचेज अकाउंट को कैंसिल करते हैं। कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ? 3,000 का। अच्छा, ये गुड्स तो अनइंश्योर्ड था ना, अनइंश्योर्ड का मतलब ये लॉस का रिकवरी इंश्योरेंस कंपनी से तो होगा नहीं, ये तो ये पूरा का पूरा लॉस मेरा, ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एक एंट्री वैसे और कर दो, करना है तो इस लॉस को भेज दो प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,000 का पूरा लॉस टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, क्वेश्चन 33 के बाद क्वेश्चन 34 के बाद 35। अब इसमें ये देखो, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 डैमेज्ड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ ₹800 एंड चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। चेक भी मिल गया। ठीक है, सुनो, सबसे पहले गुड्स कितने का डिस्ट्रॉय हुआ है? 1,000। तो सेम एंट्री करो, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। लिखो, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। पहले लॉस दिखा दो 1,000 का, लेकिन अब ये पूरा 1,000 का लॉस मेरे जिम्मे नहीं आएगा, इसमें से 800 रुपया हमको कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी, और बाकी मिलेगा, बाकी तो चल जाएगा प्रॉफिट एंड
लॉस में, तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा कितना रुपया, 200। बाकी इंश्योरेंस कंपनी हमारा डेटर बन गया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 800 टू, अभी लॉस को हटा दो बुक से, टू लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर 1000। अच्छा एक एंट्री और कर देंगे क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में कि हम लोग को पैसा भी मिल गया हाथों हाथ, तो पैसा मिल गया तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को डेटर मत बनाओ, अब पैसा ले लो। चेक मिला है कि कैश मिला, क्या लिखा हुआ है, चेक मिल गया, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो, बैंक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 800 रुपया मिल गया। अब इंश्योरेंस कंपनी को हटा दो, टू इंश्योरेंस कंपनी, हाँ हमको पता था ही बोलने वाले थे, शॉर्टकट मत मारना, यहाँ पर बैंक अकाउंट यूज़ नहीं करना, तुमको स्टेप बाय स्टेप दिखाना होगा। पहले उसको अपना डेटर दिखाएंगे और ये, क्योंकि जरूरी नहीं कि सेम डेट में पैसा आ ही जाता है, ठीक है। तो ये 3 एंट्री हो गया, ठीक है। बढ़े आगे, 34 35 के बाद 36, पेड कैश ₹2000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अच्छा कोई मशीन खरीदे उसको इंस्टॉल करवा रहे हैं ना, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। एक एसेट को रेडी टू यूज पोजीशन में लाने में जो भी खर्चा लगता है, उसका इंस्टॉलेशन का, उसका ट्रांसपोर्ट का, सारा खर्चा मशीन में जोड़ते हैं, तो एंट्री क्या बनेगा बोलो, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 36। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 36,000 कितना है, कितना है, अच्छा सिर्फ 2,000 है। ₹5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इरिकवरेबल। इरिकवरेबल का मतलब बैड डेप्ट हो गया, तो बैड डेप्ट तो लॉस है बिजनेस के लिए, लॉस भी नॉमिनल अकाउंट में आता है, डेबिट करते। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा, डेटर का बैलेंस कम होगा ना, रमेश पहले हमारा डेटर था तो कम हो जाएगा, तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश 5,000, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट 5,000। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है 38। सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसे इन अ रुपी ऑन अ डेप्ट ऑफ ₹10,000। मतलब हम कितना पाते थे 10,000 सोहन से, बट उससे कितना मिलेगा 60 पैसे इन रुपी, मतलब 60%, 10,000 का 60%, 6,000 तो कैश मिल जाएगा, बाकी 4,000 रुपया बैड डेप्ट। तो क्या कॉम्बिनेशन बना, 6,000 तो आया, 6,000 आया, कैश अकाउंट डेबिट 6,000, 4,000 रुपया तो रिकवर नहीं होगा, वो बन गया बैड डेप्ट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू, हमारा डेटर कम हो जाएगा टू रमेश, डेटर तो पूरा ही कम हो गया कितने से 10,000 से। और ये एंट्री एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिंगल बैड डेप्ट का बात हुआ, इसमें दोनों कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। और सब लड़ जाएगा, देखना जितना भी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं ना, सब इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश। 39 ये भी इंपॉर्टेंट है, रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल डूबा था कितना 700, वो तो बैड डेप्ट हो चुका था, अब रिकवर हो गया, तो ये तो इनकम बनेगा, जो रिकवरी हो रहा ना इनकम बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। 39 कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, ये इनकम बन जाता है, टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। इनकम तो वही नॉमिनल अकाउंट का रूल है, देखो बार बार हम रूल बोल नहीं रहे, ठीक है। 700 रुपया, और इसको भी स्टार मार्क कर लो, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बैड डेप्ट रिकवर्ड का एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। इसको ठीक से लिख दे तो थोड़ा सा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, रेंट ड्यू टू, अच्छा अभी देखो अब लाइन्स है 1 2 3 4, ये सब पता है किसका एंट्री आने वाला, जो एडजस्टमेंट एंट्री करते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एक इनकम रिसीव्ड इन
एडवांस, इसलिए उसको हम लास्ट में फिट कर दिए, ठीक है। बोलो, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड का मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 400। अब देखो इसमें बस ना याद करना कितना सिंपल है, बस तुमको ये आउटस्टैंडिंग वर्ड ही तो लगाना है। कहाँ पर? यहाँ। अब कोई भी खर्चा हो सकता है, सैलरी है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग रेंट, वेजेस है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस। फोर्टी वन, अच्छा वही सेम है, सैलरी ड्यू टू क्लर्क, सैलरी देना बाकी है, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है? 10,000। ये दोनों सेम ही हो गया, ठीक है। ये सब एंट्री हम लोग ईयर एंड पर पास करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री है। 42, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, इस साल जितना रेंट पे किए थे 10,000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। तो ये तो प्रीपेड रेंट हो गया ना, प्रीपेड रेंट का एडजस्टमेंट एंट्री बोलो, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, प्रीपेड रेंट टू रेंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, ये हमारा एसेट बन गया और रेंट को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, अब वो खर्चा नहीं है, कितना? 10,000, प्रीपेड रेंट टू रेंट। तो ये रेंट अकाउंट को कैंसिल कर रहे हैं, वो खर्चा नहीं, वो क्या बन गया? एसेट। फोर्टी थ्री, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया है बट अभी तक मिला नहीं है, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट है। एक्रूड इंटरेस्ट भी तो इनकम हमारा बनेगा ही ना। देखो अगर इनकम मिल जाता तो क्या होता? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, मिला नहीं है, मिलेगा एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये सब एक दो एंट्री देखो याद कर लो, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कितना है? 400। अब ये एंट्री क्या है पता है? एक्रूड इंटरेस्ट हमारा एसेट है, ये इनको बाद में रिकवर हो जाएगा, बट है तो हमारा इनकम एज पर एक्रूअल कंसेप्ट, इसको हम लोग इनकम मान करके इनकम के बैलेंस को बढ़ा दिए, बट ये कैश में मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा, एसेट बन गया। क्वेश्चन 44, पेड रेंट ऑफ ₹1500 टू लैंडलॉर्ड, हम लोग अपने लैंडलॉर्ड को 1500 रुपया दिए। 1/3 ऑफ द प्रीमाइसेस इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज ओन रेसिडेंस, 1/3 हिस्सा तो अपने घर के लिए था, तो ड्राइंग्स बनेगा। तो बताओ टोटल रेंट है 1500, उसमें से 1/3 तो ड्राइंग्स बन जाएगा, 1500 का 1/3 500, तो 500 तो ड्राइंग्स बनेगा, तो बाकी तो फिर रेंट बिजनेस का खर्चा हो जाएगा। तो दो चीज हो गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 500, बाकी रेंट अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश 1500। रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम लोग अपने लैंडलॉर्ड को जो कैश का पेमेंट किए वो किए 1500, बट उसमें अपने घर का कितना था? 1/3 पोर्शन दैट इज 500, तो बाकी बिजनेस का मानेंगे कितना? 1000। तो दो पार्ट में तोड़ दिए, इसको भी तुम मार्क कर सकते हो स्टार मार्क। लास्ट 45, कमीशन एडवांस में मिला है कितना? 500। ये एडजस्टमेंट एंट्री की तरफ पास करना है, एडजस्टमेंट एंट्री बोल करके। तो एडवांस कमीशन का एडजस्टमेंट एंट्री क्या था? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, या कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन बोलो। लास्ट एंट्री 45, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन कितना था? एडवांस कमीशन 500। अभी दो एंट्री हम लोग का बचा हुआ है ना, पहले छोड़े थे, ये बाकी सब हो गया ना, लगभग सब टाइप का एंट्री कवर कर दी है ऑलमोस्ट। पढ़ा क्या? कौन कौन सा दो क्वेश्चन छोड़े थे? 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार रीड करो अपने से। गुड्स परचेज्ड
ऑफ लिस्ट प्राइस ₹25,000। ये लिस्ट प्राइस क्या है? जो वो गुड्स के ऊपर स्टिकर लगा हुआ रहता है, एमआरपी। लिस्ट प्राइस 25,000 फ्रॉम मोहन एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% का तो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब हम लोग कहीं से बल्क में परचेज करते हैं तो सामने वाला एक ऑफर देता है, ठीक है। ये तो लिस्ट प्राइस से ही घट जाएगा 20%। एंड उसके बाद कैश डिस्काउंट मिलेगा 5%। लेकिन पता है कैश डिस्काउंट जो 5% मिलता है वो उसी पोर्शन पर मिलता है जितने का पेमेंट कर रहे होते, पूरे पर नहीं मिलता है, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट 5% है एंड पेड 70%। उसमें से आधा पेमेंट किससे हो रहा है? चेक से। अच्छा सुनो, पेड तो 70% कर रहे हैं, 30% का पेमेंट अभी नहीं कर रहे हैं। अभी 70% पेमेंट में आधा चेक से हो रहा होगा तो आधा कैश से हो रहा होगा, लेकिन डिस्काउंट तो 70% पोर्शन पर मिलेगा ना, बिकॉज पेमेंट तो तुम कर ही रहे हो। तो एक वर्किंग नोट बनाओ तो पहले इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का एक वर्किंग नोट हम समझा देते हैं। सबसे पहले लिस्ट प्राइस लिखो। तो लिस्ट प्राइस गुड्स का कितना है? 25,000, ठीक है। ये गुड्स का हो गया लिस्ट प्राइस। उसमें से सबसे पहले क्या घटता है? ट्रेड डिस्काउंट। कितना का डिस्काउंट मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट 20%। 25,000 का 20% 5,000। तो गुड्स का जो परचेज प्राइस होगा ना वो कितना होगा? 20,000। हम आगे का वर्किंग करें चाहे नहीं करें, एक बात तो पक्का है, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 20,000 से होगा, ठीक है। ये मेरा परचेज कॉस्ट हो गया। अब सुनो, इस 20,000 में हम लोग अभी 70% ही हिस्सा पेमेंट करेंगे और बाकी पेमेंट 30% बाद में करेंगे। तो उसको दो पार्ट में तोड़ दो, 70% एंड 30% ऑन क्रेडिट। तो निकालो, ये जो 70% आया, 20,000 का 70% 14,000 रुपया, 14,000 रुपया। और ये 30% कितना हो गया? 6,000। तो 6,000 तो बाद में। अब सुनो, ये जो 14,000 का पेमेंट कर रहे हैं उसमें कुछ पेमेंट कैश में करेंगे, चेक में, वो तो बाद में बात है। डिस्काउंट तो मिलेगा ना पूरे 14,000 के ऊपर, माइनस कैश डिस्काउंट। माइनस कैश डिस्काउंट कितना परसेंट? 5%। 14,000 का 5% 700। तो 13,300 का पेमेंट करना है। उसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, आधा कैश और आधा चेक। हाँ, 6,650, 6,650, ठीक है। या एक ऑप्शन और था, 14,000 को स्टार्टिंग में तोड़ देते दो पार्ट में, 7,000 और 7,000, और दोनों का डिस्काउंट निकालते, वो भी कर सकते थे, ठीक है। अब एंट्री बोलो कैसे करोगे? गुड्स खरीदे थे ना हम लोग, परचेज अकाउंट को डेबिट करो। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 से। अब तो सारा चीज क्रेडिट साइड में आएगा। 2, इसमें जितना पेमेंट किए कैश से वो लिख दो 2 कैश, जितना पेमेंट चेक से किए लिख दो 2 बैंक, जितना हमको डिस्काउंट मिला 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, और जितना हम लोग को फ्यूचर में पे करना है लाइबिलिटी बना दो। किसको पे करना है? किससे खरीदे थे? मोहन से, तो 2 मोहन। यहां पर 4 चीज आ गया। बस इसी तरीके से काम करना है। अभी 20,000 जोड़ करके कंप्लीट करो। पता कैश कितना दिए? 6650, चेक 6650 करते जाओ, 6650, 6650। और डिस्काउंट कितना मिला? ये डिस्काउंट का बात मत करना, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ ये 700, और बाकी पेमेंट फ्यूचर में करेंगे कितना? 6,000, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो मान करके चलो, टीचर स्कूल में पूछ ही सकता है तुमसे एग्जाम में, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाला। बढ़ा आगे। इसी का उल्टा क्वेश्चन नंबर 13, मतलब सेल्स का एंट्री। वर्किंग नोट वैसे बनेगा, सोल्ड गुड्स टू पंकज, जिसका लिस्ट प्राइस है 50,000, लेस कर देंगे 20% का ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% का कैश डिस्काउंट है। लेकिन कैश डिस्काउंट का पोर्शन पूरे पर नहीं होता है जितना पेमेंट रिसीव करेंगे। एंड रिसीव्ड 60%, 1/3 ऑफ विच इज रिसीव्ड बाय चेक। अच्छा, टोटल 60% मिल रहा है, 40% तो मिल नहीं रहा है, और ये 60% भी जो मिल रहा है उसमें 1/3 कैसे मिल रहा है? चेक से। तो 2/3 कैसे मिलेगा? कैश से। लेकिन ये जो 5% का कैश डिस्काउंट है वो तो पूरा 60% पोर्शन पर मिलेगा ना। समझ में आ रहा है? कर उसका वर्किंग नोट बनाओ। क्वेश्चन 13 जगह है मेरे पास, एक पेज ऐड कर देते हैं, 12 के बाद 13 नंबर। क्वेश्चन 13 वर्किंग नोट। लिस्ट प्राइस बोलो कितना है? गुड्स का लिस्ट प्राइस 50,000, ठीक है। हाँ,
हाँ जाओ। हाँ, गुड्स का लिस्ट प्राइस हो गया 50,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20% ना, कितना हो गया 10,000। तो गुड्स का जो सेल वैल्यू आएगा ना, सेल वैल्यू जिससे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, वो हो गया 40,000। अब इस 40,000 का दो हिस्सा करो, 60% तो अभी हम लोग रिसीव कर लेंगे, बाकी 40% तो ऑन क्रेडिट है, उधार में बेचे हैं। करो उसको दो पार्ट में तोड़ो, 40,000 का 60% 24,000 एंड 16,000। अब सुनो, ये जो 60% पोर्शन है इसका तो पेमेंट हमको लेना ही, चाहे कैश या चेक से ले, तो डिस्काउंट तो हम इस पर अलाउ करेंगे, माइनस कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है 5%। बोलो 24,000 का 5% 1200, तो घटाने के बाद 22,800। अब ये जो 22,800 है ना, इसमें कुछ पोर्शन कैश में मिलेगा, कुछ चेक में। इसको दो पार्ट में तोड़ दो, कैश में और चेक में। अब देखो 1/3 किसके बारे में बोला था, 1/3 मिलेगा चेक से, तो 1/3 निकाल दो। 22,800 का 1/3 7,600, तो बाकी बच गया कैश 15,200। आ रहा समझ में ना? हाँ, अब इसका एंट्री करो, बोलो कैश आएगा डेबिट, चेक से भी पेमेंट मिलेगा तो बैंक को डेबिट करेंगे, और कुछ डिस्काउंट अब हम लोग को देना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, और हम लोग जो फ्यूचर में पैसा रिसीव करेंगे, किसको गुड्स बेचे थे, पंकज को, पंकज हमारा डेटर बन गया, पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सबसे पहले सेल कितने को मानोगे, 40,000 को। अब पुट कर दो, कैश कितना आया 15,200, चेक से मिला 7,600, डिस्काउंट दिए हम लोग ये वाला 1,200, और फ्यूचर में मिलेगा रमेश से 16,000, बाकी हो गया सेल्स। तो कंप्लीट हम लोग का पूरा जर्नल एंट्री का रिवीजन, ठीक है।